अब दिल्ली की खबर सबसे पहले विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली में चुनावी बिगुल बजा दिया है। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली की जनसभा में पीएम ने आम आदमी पार्टी पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि मैं शीश महल में रह सकता था, बना सकता था शीश महल, लेकिन मैंने 10 सालों में 4 करोड़ गरीबों को पक्का घर दिया है। पीएम ने कहा कि अन्ना हजारे को आगे करके कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया है। इन लोगों ने प्रदूषण में घोटाला किया, शराब में घोटाला किया और भर्तियों को घोटाले का शिकार बनाया। आज दिल्ली के हर गली से एक ही आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर, उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। तो इस पर जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की आपदा आई हुई है। दिल्ली में खुलेआम गोलियां चल रही हैं, लेकिन सरकार को ये सुनाई नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। और दिल्ली की कालकाजी सीट पर चुनावी मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो गया है, क्योंकि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को टिकट दिया है। अलका लांबा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं और आम आदमी पार्टी में भी रह चुकी हैं। अभी वो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। अलका लांबा ने 2015 का चुनाव आम आदमी पार्टी के टिकट पर चांदनी चौक से जीता था, लेकिन 2019 में वो फिर कांग्रेस में शामिल हो गई थी। अलका लांबा से खास बातचीत की है हमारी सहयोगी इशिका ने। You have been announced as the candidate from the Congress party from Kalkaji. How are you viewing this? Are you in fact currently assured of your winning from Kalkaji? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी और सबका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने एक बार फिर से मुझ पे ये विश्वास जताया है कि मुझे इस चुनावी मैदान में उतरना है और कांग्रेस के लिए, दिल्ली वालों के लिए इस लड़ाई को मुझे जीतना है और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। पूरी उम्मीद करूँगी, चौथा विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही हूँ, पूरे दमखम से लड़ूंगी और बिल्कुल कांग्रेस की वापसी, खोई ज़मीन को वापस हासिल करना, लोगों का विश्वास जीतना, ये मेरे कंधों पर मेरी पार्टी की जिम्मेदारी है, हम इसको निभाएंगे। मैम, आप जो हैं आप चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लड़ेंगी और वो जो है दोनों महिला कैंडिडेट हैं और इसके बीच में एक सवाल ये भी आ जाता है कि उनका जो महिला सम्मान योजना है वो लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि उससे जो है लोगों में काफ़ी ज़्यादा फेथ बढ़ा है आम आदमी पार्टी को लेकर। आप इसे कैसे देखते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका आपके? आपने कहा महिला सम्मान, आपको मालूम है ना दिल्ली की मुख्यमंत्री के पद पर एक महिला बैठी है,
उस महिला को टेम्परेरी मुख्यमंत्री कह के उस पद का, संवैधानिक पद का अपमान किसने किया? अरविंद केजरीवाल जी। उस महिला का अपमान किसने किया टेम्परेरी कह के? केजरीवाल जी। और ये जवाब तो आतिशी को भी देना होगा कि अरविंद केजरीवाल जी के मुताबिक आप टेम्परेरी हैं या नहीं, आप बताइएगा। तो ये जो सम्मान की बातें, 10 साल तक सम्मान क्यों नहीं याद आया? महंगाई और बेरोजगारी आज तो नहीं है, 10 सालों से चल रही है। क्यों 1000 रुपया, 75,000 करोड़ का बजट है सालाना, क्यों नहीं राहत देने की कोशिश की? आज पता है चुनाव हार रहे हैं तो कभी गुरुद्वारों के हमारे जो हैं पंथियों को और कभी मंदिर के पुजारियों को, इमामों की तनख्वाहें 17 महीने से नहीं है, हमारे जो गिरजा घर के पादरियों को छोड़ दिया गया, शायद उनका वोट ज़्यादा नहीं है केजरीवाल जी की नज़र में। हाँ, कम है तो क्या करना है उनके लिए? तो ये जो खेल है उसमें वो घिरते चले जा रहे हैं। और बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की परीक्षा में जो अनियमितताएं हुई हैं, इन्हें लेकर छात्रों का आंदोलन चल रहा है और बड़ा होता जा रहा है और अब इसमें कई नेता कूद चुके हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर कल से गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं। अब पप्पू यादव भी छात्रों के समर्थन में आ गए हैं और बिहार बंद बुलाया। पप्पू यादव के समर्थकों ने रेलवे ट्रैक पर जाम किया, बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रेलवे ट्रैक से हटाया। इस दौरान पप्पू यादव ने आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रशांत किशोर गांधी मैदान में महज एक नौटंकी कर रहे हैं। शाम को यूथ कांग्रेस ने भी मशाल मार्च निकाला। यूथ कांग्रेस मेरी लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई को बहुत लंबी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। कपिल सिब्बल जी से मेरी बातचीत हुई है, तो इसको नाटक, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। एग्जाम हो जाए या ना हो, सुप्रीम कोर्ट में भी कैंसिल कराएंगे, इसको आप लिख लीजिए। भी बैठे हुए हैं सर। ए भैया नीचे आओ। कौन नटवर लाल का नाम ले रहे हैं? क्या ठग का नाम लेते हैं सर? गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के अनशन का दूसरा दिन है। एनडीटीवी से उन्होंने बात की और कहा कि नीतीश कुमार काम करना नहीं चाहते, सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं। साथ ही बोले कि नीतीश ने बेरोजगारी भत्ता देने का भी ऐलान किया था, वो भी उन्हें दिया जाए। प्रशांत किशोर का आज धरने का दूसरा दिन है। प्रशांत जी, आप अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं और अनशन पर बैठे हैं, लेकिन कल तो री एग्जाम तो लिया जा रहा है, तो फिर इसका औचित्य क्या रहा? नहीं, री एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम लोग अनशन पर इसलिए नहीं बैठे कि एग्जाम हो या री एग्जाम हो, एग्जाम का कोई महत्व ही नहीं है। जब आधी से ज़्यादा बीपीएससी की सीट पहले से ही बेच दी गई है, 30 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए तक सीट, एक सीट का सौदा कर लिया गया है, तो एग्जाम करके बच्चों को क्यों उनके आंख में धूल झोंक रहे हो? ये तो क्लियर है। मैंने तो पहले कहा कि नीतीश कुमार ने एक स्कीम चलाया था, डिग्री लाओ नौकरी पाओ। अब नीतीश कुमार को एक घोषणा कर देनी चाहिए, पैसा लाओ नौकरी पाओ। नहीं, लेकिन कल जब एग्जाम होगा, वही बच्चे जाके उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 4 लाख बच्चों में से 10-12 हजार बच्चे फिर कल एग्जाम दे रहे हैं, और जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो भी इस धरने में शामिल होंगे, वो भी इस अनशन में शामिल होंगे। वो एग्जाम इसलिए दे रहे हैं कि मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अनशन पर इसलिए नहीं बैठे हैं कि कल का एग्जाम कैंसिल कीजिए। अनशन पर इसलिए बैठे हैं कि नीतीश कुमार जो 10 साल से बच्चों के साथ कर रहे हैं, उसके खिलाफ किसी को आवाज उठानी चाहते क्या है। और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। अभी तक उन्होंने सिर्फ अधिकारियों को आगे किया है, तो मुख्यमंत्री क्यों बने हैं? मुख्यमंत्री अधिकारियों के हैं या जनता के हैं, युवाओं के हैं? नीतीश कुमार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, युवाओं का हक को दिलाना पड़ेगा, और अगर नहीं दिला पाएंगे तो इस्तीफा देना पड़ेगा। जिस तरह से पेपर लीक बीजेपी बार बार पूरे देश में करा रही है, उसके खिलाफ यूथ कांग्रेस का हर एक साथी यहाँ खड़ा है। बीजेपी वाले पुलिस को ले आए, जो मर्जी कर ले, लेकिन भारत के युवाओं की आवाज नहीं रोक सकते। यूथ कांग्रेस के साथियों की आवाज नहीं रोक सकते। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों टूटे दिल जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। पवार फैमिली में पैचअप की अटकलों के बाद शिवसेना और बीजेपी के बीच भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिखाई दे रहा है। इसका संकेत मिला उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुख्य पत्र सामना के संपादकीय में, जिसमें शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ के पुल बांध दिए। जब मंत्रिमंडल के कई मंत्री मलाईदार महकमों
और विशेष जिले के ही पालक मंत्री पद के लिए अड़े हुए थे। मुख्यमंत्री फडणवीस गढ़चिरौली पहुंचे और उस नक्सल प्रभावित जिले में विकास के नए पर्व की शुरुआत की। इस कदम के लिए मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया जाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस को उनका हमने आज अभिनंदन किया है, सराहना की। क्यों किया? एक अच्छा काम किया है सरकार ने। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ ऐसे समय में की है जब एमबीए से नाराज दिख रहे उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कर चुके हैं। खास बात यह है कि एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी मुख्यमंत्री के एक्टिव मोड की तारीफ की है। और संभल में हिंसा के बाद विवादों में घिरे समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा झटका दे दिया है। अदालत ने बर्क की गिरफ्तारी पर अभी रोक लगा दी है, लेकिन उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बर्क की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक जरूर लगाई है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें जुड़ी हैं। जो टूटी तो बर्क जेल में भेजे जा सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जियाउर रहमान बर्क को पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा। पुलिस उन्हें नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। अगर बर्क नोटिस देने पर भी बयान दर्ज कराने नहीं आते हैं और पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तब उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। संभल पुलिस ने 24 नवंबर को शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में समाजवादी पार्टी के लोकल सांसद बर्क को भी आरोपी बनाया था और उनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। बर्क इन्हीं मामलों को खारिज करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे। और चीन की एक और चाल सामने आई है। चीन ने जिनजियांग प्रांत में 2 नई काउंटी बनाने का ऐलान किया है। चीन के इस ऐलान पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक इन 2 काउंटी के कुछ हिस्से भारत के लद्दाख के अक्साई चिन में आते हैं। इस अवैध क्षेत्र में अवैध चीनी कब्जे को कभी भी भारत ने स्वीकार नहीं किया है। कहा गया कि राजनयिक चैनलों के माध्यम से भारत ने इस पर गंभीर विरोध दर्ज कराया है। We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. Creation of new counties will neither have a bearing on India's long-standing and consistent position regarding our sovereignty over the area, nor lend legitimacy to China's illegal and forcible occupation of the same. और डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम समेत 4 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में नोटिस जारी किया है। हत्या के केस में बरी किए जाने के खिलाफ दायर सीबीआई की याचिका पर यह नोटिस दिया गया है। सीजेआई बेंच ने इस मामले के आगे की सुनवाई के लिए जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच के पास भेजा है। पिछले साल मई में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने राम रहीम और 4 अन्य लोगों को साल 2002 में हुई डेरा के पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के आरोप से बरी कर दिया था। सीबीआई ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।